हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा मचा के आने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम हेमंत सिंगल है और जेई चैलेंजर्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लेके आए सेकंड लेक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कुछ सवाल जो है हम इलास्टिसिटी के भी यहाँ कर लेंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है थोड़ी सी अलग पड़ जाती है, थोड़ा सा इनका जो डिस्कशन होता है वो अलग हो जाता है, इनके सवाल एडवांस में कम आते हैं और कम अवेलेबल होते हैं, पर जब आते हैं तो अच्छे सवाल आते हैं। तो कुछ अच्छे सवाल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे हम आज करने वाले हैं। एक आध सवाल इलास्टिसिटी का भी करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज के अलावा। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे हर सवाल में कंसेप्ट सीखने को मिले, उनको आप अच्छे से लर्न करें और वो आपके काम आए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं जेई चैलेंजर्स चैनल पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मेरा नाम हेमंत सिंघल है, मैंने खुद ने जेई क्लियर करी थी अराउंड 20 साल पहले करी थी और कई साल मैंने सॉफ्टवेयर में काम किया, कई सालों से आपको पढ़ा रहा हूँ। उस समय मेरी रैंक जो थी 62 आई थी और आई होप आपकी रैंक मेरे से अच्छी आए, आईएएस वाईएएस बने, कंपनियां चलाए, यूनिकॉर्न डेकाकॉर्न कंपनी बनाए, मुझे याद रखें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आज जो है हम सवाल करेंगे, आज हम कुछ इलास्टिसिटी के सवाल करेंगे। तो हम इसको हटा देते हैं, रेडिएशन को। रेडिएशन के बजाय हम एक आध सवाल इलास्टिसिटी का करेंगे ताकि हम ये ना हो कि हमने वो छोड़ दिया। ठीक है, इलास्टिसिटी। ओके, उसके अलावा एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री और इनके मिक्स्ड सवाल हम करने वाले बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे 1 लाख रुपए के लिए रहा ये। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं बच्चों। मैं पहले फ्रेम से चला जाता हूं ताकि आप पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर सके क्वेश्चन को, और उसके बाद जो है हम मिलके करेंगे। अगर आपसे हो जाए या ना हो, दोनों केस में मेरा सोल्यूशन जरूर देखेगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो सवाल जो है आप प्लीज पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आई होप आपने ये सवाल अटेम्प्ट किया होगा। तो सवाल पढ़ लेते हैं बच्चों। व्हाट डज द क्वेश्चन से? द क्वेश्चन से समथिंग लाइक दिस कि रेडियाई ऑफ ए स्लाइटली टेपर्ड, टेपर्ड मतलब जैसा कि गिल्ली होती है, एक तरफ पतली एक तरफ मोटी। ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ एल एट इट्स एंड आर ए एंड बी। ठीक है, तो जब ये टेपर्ड होता है सिलेंडर तो उसका एक नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्रस्टम। आई थिंक इसको हम कहते हैं फ्रस्टम और फ्रस्ट्रम, या इट डजेंट मैटर। इस तरह का शेप होता है, उसको फ्रस्ट्रम जैसी कोई चीज होती है, ये इसकी एक्सिस होती है। ठीक है, तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। इट इज स्ट्रेच्ड बाय टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ applied at its ends. The forces are uniformly distributed over the end faces. Forces uniform है. If the Young modulus of the material of the wire is denoted by y, we have to figure out the extension produced. ठीक है, तो एक फ्रस्ट्रम जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, फ्रस्ट्रम जैसा स्ट्रक्चर है और उसमें हमने दोनों तरफ फोर्स लगाए हैं F और हमें एक्सटेंशन निकालना है। तो बच्चों फ्रस्ट्रम आपको अच्छे से आना चाहिए। ये जो है स्टैंडर्ड, कोई भी अच्छा टीचर जो है फिजिक्स में पढ़ाता है, कहाँ पे पढ़ाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्रस्ट्रम का रेजिस्टेंस निकालने के लिए पढ़ाता है, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर में थर्मल कंडक्टिविटी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और फ्रस्ट्रम जो है आपको आना चाहिए। जेईई 2022 में भी इसका सवाल आया था। बहुत सिंपल होता है। ठीक है, कैसे सिंपल होता है इसको याद करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक नॉर्मल वायर है बच्चों। क्या है? सपोज वी हैव ए नॉर्मल वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। ठीक है, तो अगर इसका मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो इसका रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, होता है रो एल बाय ए और एरिया होता है पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ्रस्ट्रम है, अगर फॉर फ्रस्ट्रम इसको, अगर हमारे पास इसको ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी ये रेडियस ए है और ये वाली रेडियस बी है और लेंथ एल है, तो उसका जो रेजिस्टेंस हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस जो हो जाता है बच्चों कितना होता है? रो इंटू एल डिवाइड बाई पाई। आर स्क्वायर के बजाय एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, पाई ए बी। ठीक है, इसको निकालना आपको आना चाहिए बच्चों। निकालते कैसे हैं अभी हम ये सवाल निकालेंगे, तो इसमें आपको निकालना भी सीख जाएंगे कि रेजिस्टेंस निकालते उसी तरीके से ये सवाल भी होगा। आपको निकालना आना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसकी रेडियस आर है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो आर के बजाय, अरे यार ये क्या हो जाता है बार बार। ठीक है,
चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि एक रेगुलर वायर का अगर रेजिस्टेंस रो एल बाय पाई आर स्क्वायर होता है, तो फ्रस्ट्रम का रेजिस्टेंस रो है और एल सेम है, पाई भी सेम है, आर स्क्वायर क्या हो जाए ए इंटू बी हो जाता है, वेर ए और बी जो उसके दोनों साइड की रेडियस है, जैसा कि इस सवाल में दी गई है, रेडियाई इज ए एंड बी। ठीक है, तो अगर हमें ये सवाल करना है तो ये हम नॉर्मल सिलेंडर क्लिक करके और आर स्क्वायर को ए बी से इसमें भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक बार वो भी करके देख लेते हैं। तो इस सवाल में जो है हमें क्या दिया गया, इस सवाल में हमें दिया गया है कि एक तरफ रेडियस ए है, एक तरफ बी है, तो मैं आर मान लेता हूँ दोनों तरफ, इधर फोर्स एफ लगा रहा हूँ, इधर भी फोर्स एफ लगा रहा हूँ, एफ डिवाइडेड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा स्मूथनेस कम आ रही है आज, इक्वल्स टू वाई इंटू, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मे बी उससे थोड़ा बेटर है, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो इससे सॉल्व करेंगे, चेंज इन लेंथ हमारा जो डेल्टा एल है वो आता है एफ एल बाय वाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे सवाल का आंसर जो होगा वो होगा एफ एल बाई वाई डिवाइड बाई पाई इंटू ए बी। तो आंसर तो हमने निकाल लिया 4। ठीक है, तो बिना मेहनत के आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो, बिंदास आर स्क्वायर को आप ए बी से रिप्लेस कर सकते हो, रेजिस्टेंस, थर्मल हीट कंडक्शन और सब जगह। ठीक है, अब इसको इज्जत से भी कर लेते हैं, तो इज्जत से करना हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक ये ले लिया, ये इसकी एक्सिस है और ये जो है बड़ा हो गया इधर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ एल है, इनिशियल रेडियस ए है, फाइनल रेडियस बी है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं और एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसकी विड्थ जो है वो dx होती है, उसमें लगने वाला चेंज हम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर फोर्स F लग रहा है तो ऑब्वियसली हर एलिमेंट पे फोर्स F ही लग रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वो कहीं जा नहीं रहा। तो F डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे x डिस्टेंस पे रेडियस r कैसी होगी, r की क्या वैल्यू होगी बच्चों, और ये आपको निकालना आना चाहिए। r की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू a प्लस चेंज इन वैल्यू, रेडियस a से b चेंज हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है, b माइनस a। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल चेंज इन लेंथ इंटू x। तो ये आपकी x डिस्टेंस पे r आ गया। तो r की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, इक्वल्स टू y इंटू ये जो dx में जो लेंथ का चेंज है, जो छोटा सा चेंज है उसको मैं de ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, de को इंटीग्रेट करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं हम इज्जत से, de इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय पाई y इंटू dx डिवाइड बाय r स्क्वायर। So this is the value of r square. R square is a plus b minus a divided by l into x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चेंज इन लेंथ आएगा मेरे पास f बाई पाई इंटू वाई इंटू a प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स को मैं dt ले लेता हूँ, t ले लेता हूँ। तो dt मेरा हो जाएगा dx, dt मेरा हो जाएगा b माइनस ए एल इंटू डी एक्स। तो dx को मैं लिख सकता हूँ l डिवाइड बाय b माइनस ए इंटू डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन होगा, डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 बाई टी। तो इसका जब मैं वैल्यू रखूँगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरे पास आएगा 1 बाई ए, x की वैल्यू में जब l रखता हूँ तो मेरे पास आएगा 1 बाय b। ठीक है, अब आप कहोगे कि नहीं वहाँ पे एक माइनस साइन आता है और सो ऑन एंड सो फोर्थ, और कुल मिला के ये चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है, माइनस प्लस को भूल जाओ, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है मैग्नीट्यूड फाइनल पॉजिटिव। तो ई की वैल्यू अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ रहा है एफ इंटू एल डिवाइड बाई पाई, पाई को बाद में लिख लेते हैं,
वाई इंटू पाई इंटू ए बी, ठीक है। एफ की वैल्यू आ रही एफ इंटू एल डिवाइडेड पाई इंटू वाई इंटू पाई इंटू ए बी। क्या क्या वापस सुन लो, ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स को मैंने टी रख लिया, तो डी टी की वैल्यू निकाल ली, तो डी टी की वैल्यू डी एक्स की टर्म में निकाल ली, तो ये बाहर आ गया और ये अंदर इंटीग्रेशन है, सब कुछ मैंने पॉजिटिव कर लिया, साइन वाइन की चिंता नहीं करी, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और जो मैंने आंसर हवा में करा था वो भी यही आंसर आया था, एफ एल बाई पाई ए बी वाई, ठीक है। तो फ्रस्ट्रम, आई होप फ्रस्ट्रम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको इंटीग्रेशन करने में, और ये स्पेशली ये वाली स्टेप में, ठीक है, और इंटीग्रेशन के अलावा बिना इंटीग्रेशन करे भी आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जे एडवांस में इसका सवाल आया था, और फ्रस्ट्रम में कितना चेंज आएगा, क्या होगा, और इस तरह के, क्योंकि ये सवाल कहीं भी आ सकता है, ये सवाल जो है आपका थर्मल कंडक्शन में भी आ सकता है, ये सवाल आपका और उसमें करंट में भी आ सकता है, और आता है, ठीक है। सो आई होप यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस वेरी वेरी वेल, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल आपके सामने रहा ये, ठीक है। तो प्लीज़ इस सवाल को आप ध्यान से पढ़िए, मैं स्क्रीन से बाहर जाता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अच्छा सवाल है, मज़ा आएगा, ठीक है बच्चों, इसको करिए। सो आई होप ये सवाल आपने पढ़ा, इसको अटेम्प्ट किया, तो इसको अब हम मिलके अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कहा गया हमें, ठीक है, ये प्रूव करने वाला सवाल है आपका, प्रूव करने वाला सवाल जे एडवांस में कहाँ आता है, क्योंकि हमें क्या प्रूव क्यों करना है भाई, हमें तो ये ABCD निकालेंगे या मैच द कॉलम करेंगे या इंटीजर निकालेंगे, प्रूव करने का क्या मतलब। प्रूव करोगे, कई बार जो होता है ये प्रूव करना आपके लिए इसलिए जरूरी होता है, आपको वैल्यूज दे देते हैं, वैल्यूज आपको निकालनी होती है, ठीक है। तो प्रूव करना भी आपको आना चाहिए, उसमें कुछ है नहीं कि भाई हम सब्जेक्टिव सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि जे एडवांस अब सब्जेक्टिव नहीं होता, किसी जमाने में होता था, अब नहीं होता, तो हम क्यों करें सब्जेक्टिव सवाल, इट्स ओके, ठीक है, कर सकते हैं, हमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी और वो चीज़ जो है हमें काम आती है, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम मान रहे हैं कि हम जो है हमारे एक इलास्टिक फिल्म दी है उसको हम मॉडल कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मॉडल कर रहे हैं, जैसे KTG है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ कंडीशंस लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, हमारी जो गैस का बिहेवियर मॉडल करते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या गया, हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी है, उसमें मॉडल करके हमें बेसिकली ये निकालना है, ठीक है। सो आई होप ये सवाल जो है आपने अटेम्प्ट किया होगा, आपने ट्राई किया होगा, अब हम इसको मिलके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सवाल में हमें क्या दिया है पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। वी हैव एन इलास्टिक फिल्म दैट कैन बी मॉडल्ड, देखो मॉडल वर्ड यूज किया है इसमें, एज ए स्क्वायर ग्रिड फॉर्म्ड बाय वेरी स्मॉल स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्टिफनेस K, ठीक है। तो हमने कहा गया है कि हमारे पास एक इलास्टिक फिल्म है, उसको हमने मान लिया है कि वो जो है ढेर सारी छोटी स्प्रिंग से मिलके बनी है, और सबकी जो है स्टिफनेस K है। शो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ U ऑफ द फिल्म, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इफ स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली एंड आइसोट्रॉपिकली, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है अभी हम देख लेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्मली एंड आइसोट्रॉपिकली कैन बी गिवन एज U इंटू K इंटू रूट S माइनस root S naught square. Here S naught is the area of the unstretched film and S is the area of the stretched film. तो अगर एक फिल्म है उसको हम आइसोट्रॉपिकली का क्या मतलब होता है बच्चों, कि सब तरफ एक जैसा, जैसे मान लो अगर हमारे पास ये एक वो है सर्कल है, तो हम इसको चारों तरफ से बराबर स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास एक स्क्वायर फिल्म है तो इसको जो है हम इसका एरिया एक तरह से एक्स और वाई दोनों में हमने इसको बराबर बराबर खींचा है। तो आइसोट्रॉपिकली और यूनिफॉर्मली मतलब हमने इसको चारों तरफ से बराबर से खींचना है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका मतलब होता है पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये कहा गया है कि ये इसकी एनर्जी होनी चाहिए, तो इसको बना लेते हैं बच्चों। मान लो हमारे पास स्क्वायर से लेते हैं, स्क्वायर प्लेट है, अब हमने इसको स्ट्रेच किया है, यहाँ इसको डिस्प्लेस नहीं किया, इसको दूसरी तरफ डिस्प्लेस किया है। एक ही तरफ डिस्प्लेस करें डजेंट मैटर, ठीक है। जब भी हम स्प्रिंग खींचते हैं ऐसा थोड़ी कि दोनों तरफ से खींचते हैं, एक ही तरफ से खींच लेते हैं, बात तो सेम ही आती है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से x डिस्टेंस खींचा है, ठीक है। और अब हमें कहा गया है कि छोटी छोटी स्प्रिंग से बनी है, ठीक है। तो एक स्क्वायर प्लेट की ग्रिड बना लेते हैं,
ठीक है, 3/3 बना लेते हैं। हालांकि वो जो होगी बहुत छोटी छोटी स्प्रिंग है, तो 3000/3000 होगी, बट मैं मान लेता हूँ 3/3 है। ठीक है, तो क्या बना रहा हूँ मैं, एक 3/3 की ग्रिड बना रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रिड बना ली। अब इसको मैंने इधर खींचा, x डिस्टेंस, y में भी खींचा, तो x में निकाल लेते हैं, y में भी सेम ही होगा। तो अगर मैंने x में खींचा, मतलब इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस खींचा, x0 खींचा, ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेच हुआ, टोटल स्ट्रेच x0 है, तो हर स्प्रिंग में कितना होगा, x/3 होगा, 1/3 1/3 1/3 होगा भाई, सब बराबर खींची जाएगी। ठीक है, तो ये n की ग्रिड होती, तो इसमें हर स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच होता है, x0/n। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम, एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग इज एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग इक्वल्स टू x0/n, अगर हमने n स्प्रिंग मानी है। ठीक है, और टोटल स्प्रिंग्स कितनी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अगर 12 है। ठीक है, तो अगर हम n/n की ग्रिड बनाते हैं, अगर हम n/n की ग्रिड बनाते हैं, तो टोटल स्प्रिंग्स कितनी होगी, इस डायरेक्शन में टोटल रोज कितनी होगी, n+1, और टोटल स्प्रिंग कितनी होगी, हर हर रो में n, तो n इंटू n+1 होगी। तो अब चूंकि n इतना बड़ा है, तो n स्क्वायर के सामने n को हम छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी स्प्रिंग है ना, तो n स्क्वायर के सामने हम n को छोड़ देंगे, n स्क्वायर इज मच मच लार्ज। भाई यहाँ पे जो है ये कितना है, 3 और 4 है, तो काफ़ी कंपेरेबल है। पर अगर ये 3 लाख है, मान लो हमारे पास n की वैल्यू 3 लाख है, और तो n+1 कितना होगा, 3 लाख + 1, तो 3 लाख का स्क्वायर के सामने 3 लाख इंटू 3 लाख + 1 सेम ही माना जाएगा। अरे बस में, तो टोटल स्प्रिंग जो है x डायरेक्शन में हम कितनी, n स्क्वायर, तो एनर्जी जो होगी हमारी ड्यू टू x डायरेक्शन में जो स्ट्रेच है उसकी वजह से एनर्जी कितनी होगी, हर स्प्रिंग की एनर्जी, तो टोटल स्प्रिंग कितनी, n स्क्वायर इंटू हाफ इंटू k इंटू x0/n का होल स्क्वायर। तो एनर्जी इन x डायरेक्शन, और यही y में भी होगी, क्योंकि y में भी हम x इतना ही खींच रहे हैं, और y में भी जो होगी एनर्जी इसी तरह से स्टोर होगी। नंबर ऑफ स्प्रिंग्स भी y में जो है एग्जैक्टली कितनी है बच्चों, सेम है। नंबर ऑफ स्प्रिंग्स भी y में जो है हमारी कितनी है बच्चों, एग्जैक्टली सेम है। आप देख सकते हो, गिन सकते हो, अगर आप मेरी बात का भरोसा नहीं, 1 2 3 4 4 इंटू 3 वही आ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी इन y जो होगी, पहले x निकाल लेते हैं, वो कितनी आई हमारी बच्चों, वो एनर्जी आई n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, हाफ k x0 स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू हाफ इंटू k। अच्छा, टोटल एनर्जी जो आई हमारे पास, तो एनर्जी जो टोटल है वो आई है k x0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारा जो इसको खींचा है, तो हम देख लेते हैं कि खींचने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, क्या वो k x0 आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमारा जो ये सवाल है बच्चों सॉल्व हो गया। ठीक है, तो x और x हमने खींचा है, तो हमारा जो होगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो हमें दी है k इंटू √s माइनस √s0 का होल स्क्वायर, राइट। एनर्जी कितनी है, √s इंटू √s0 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में, तो यही हमें लिखना होगा। तो ये हो गया k इंटू नया एरिया कितना है, पहले लेंथ मैंने मान ली l, तो नया एरिया हो गया √l प्लस x का स्क्वायर माइनस ओरिजिनल एरिया l स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। तो हमारी एनर्जी कितनी आ गई, k इंटू l प्लस एक्स माइनस l एक्स स्क्वायर, और यही एनर्जी जो थी हमारी ओरिजिनल थी k x0 स्क्वायर स्प्रिंग मॉडल पे। तो अगर हम स्प्रिंग मॉडल मानते हैं और चारों तरफ से स्ट्रेच जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो क्लियरली इसकी एनर्जी जो होगी हाफ k x स्क्वायर होगी, अगर हमने यूनिफॉर्मली उसको स्ट्रेच किया।
सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी बच्चों, ये आप प्रूव कर पाए और ये सवाल समझ में आया। कैसे कि हमने कहा कि अगर किसी को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करते हैं तो ये उसकी एनर्जी होगी। अगर हम मान लें स्प्रिंग का कांस्टेंट के है, ठीक है, तो हमने उसको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया और उसकी वजह से जो है एनर्जी निकाल ली, वो kx² आई, और फिर हमने हर टाइनी स्प्रिंग की एनर्जी जो थी उस टाइनी स्प्रिंग में एक्सटेंशन x/n होगा उसको ऐड कर लिया, वो सारा जब हमने एक्सटेंशन ऐड किया तो भी वही वैल्यू आई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सही थे, हमने इसको सही से प्रूव किया है। तो इस तरह से मॉडलिंग वाले जो सवाल होते हैं ये थोड़े से हटके सवाल होते हैं, बट दे आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार मॉडलिंग वाले सवाल पूछे जाते हैं, जेई में पूछे जाते हैं, ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जो उसने सवाल में पूछा है, जो उसने मॉडलिंग के लिए कहा है, उसने आपको ऑलरेडी उसमें अच्छा खासा हिंट दिया होता है, बस आपको वहां तक उसको पहुंचाना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ लेनी है, उस चीज़ को लेके ड्रॉ करना है, उसको लेके एक आध जगह आपको अप्रोक्सीमेशन बनाना होता है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको जब इस तरह से चीज़ों को करते हैं तो n और n+1 में आप लोग को नहीं फंसना है, उसका अच्छे से अप्रोक्सीमेशन बना के उसको सॉल्व करना है। और प्रूव दैट वाला सवाल जो है उसमें एक चीज़ है कि अपने को ऑलरेडी पता है अपने को कहाँ पे पहुँच रहा है। अगर हम नहीं पहुँच रहे हैं तो हम वापस जाएंगे, वापस जाके उसको प्रूव कर सकते हैं। आप कहोगे जेईई एडवांस में प्रूव दैट वाले सवाल नहीं आते हैं, बट कई बार जो है सवाल जो है हमें ऑलरेडी समझ में आता है कि इसका आंसर हमें इस तरह से निकालना है, बस ये जो है मैच कर जाना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन में इस तरह के सवाल आ जाते हैं जिसमें आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ सवाल को देख के डरना नहीं है, आराम से करना है, सवाल जो होगा डेफिनेटली होके रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। ठीक है, ये जो सवाल है, ये सवाल है कम से कम इसमें वो सब नहीं है। क्या नहीं है? कैलोरीमेट्री का स्टैंडर्ड ग्राफ का सवाल है। ठीक है, इतना भी आसान नहीं है, करिए सवाल, करने में आपको मजा आएगा, करने में थोड़ा सा एफर्ट भी लगेगा। तो मैं जाता हूँ स्क्रीन के बाहर, प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए, थैंक यू। ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये सवाल अटेम्प्ट किया, इसको अच्छे से किया। तो हम भी पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दिया गया इस सवाल में। ठीक है, तो वी आर टोल्ड, कहाँ है हमारा, ये रहा ना, हाँ ये रहा, ये रहा। क्या कहा गया हमें कि इक्वल मासेस ऑफ एन अननोन सब्सटेंस, कोई अननोन सब्सटेंस हमें दिया गया। ठीक है, इन ग्रेनुलर फॉर्म एंड क्रश्ड आइस। क्रश्ड आइस मतलब जिसका टेम्परेचर जो है, क्रश्ड आइस मतलब आइस ही है, क्रश कर दिया हमने उसको, गोले वाली आइस। ठीक है, जिसको हम गोला बनाते हैं, आर मिक्स्ड, दोनों का मास इक्वल है, एंड केप्ट इन एन इंसुलेटेड कंटेनर एट -40 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया है। ठीक है, specific heat of ice and substance in solid state is this and this। ठीक है, आइस की और सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट हमें दी गई है। ठीक है, सब्सटेंस की कम है क्योंकि आइस और वाटर जनरली अच्छा खासा हीट रख सकते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट इज इमिसिबल विथ वाटर। अच्छा, तो सब्सटेंस जो है वो इन लिक्विड स्टेट जो है पानी से सेपरेट हो जाता है। अच्छी बात है भाई, पानी से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, विल यूज दिस फैक्ट समहाउ समवेयर। ओके, पर ये 0 डिग्री के आगे तो ग्राफ दिया नहीं हमें। ठीक है, तो ये फैक्ट हमें क्यों दिया गया है, आई डोंट नो, हम देखते हैं। ठीक है, नाउ हीट इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट टू द कंटेंट इन कैलोरीमीटर एंड टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमें थीटा टी का टेम्परेचर दिया है, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, यूजिंग ग्राफ फाइंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेल्टिंग। तो हमें मेल्टिंग हीट चाहिए एंड स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड स्टेट फॉर द सब्सटेंस। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए SSL, सब्सटेंस की SSL, और उसके अलावा उसका जो है हमें L चाहिए, L ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम उसको हीट जो है यूनिफॉर्म रेट से दे रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो जिस रेट से हम उसको हीट दे रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं Q जूल पर मिनट। Q जूल पर मिनट हमने उसको हीट दी। ठीक है, तो 1 मिनट में उसका टेम्परेचर
सिस्टम का टेम्परेचर 40 से 20 हो गया। अच्छी बात है, सिस्टम का टेम्परेचर 1 मिनट में 40 से 20 हो गया। अब उसके बाद सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, हीट जा रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, हीट जा रही है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेल्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ मेल्ट हो रहा है। -20 पे आइस तो मेल्ट हो नहीं सकती, -20 पे आइस मेल्ट नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली जो सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बच्चों कितना है, -20 डिग्री। तो वो जो सब्सटेंस है वो मेल्ट हो रहा है, जो ग्रेनुलर फॉर्म में था, मिक्स्ड था, वो सब्सटेंस जो है अब मेल्ट हो रहा है। ठीक है, वो कितनी देर मेल्ट होता है, t = 1 मिनट से t = 2.66, 2 and 2/3, इतनी देर उसको मेल्ट होने में लगता है। ठीक है, कैसे करें, ग्राफ पढ़ना तो आता है बट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना ग्राफ के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम दोनों का मास m था और हमें q हीट मिल रही है, q जूल पर मिनट, तो q = m इंटू SI, आइस का भी हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना बढ़ा है, 20 डिग्री, q हीट से 1 मिनट में, प्लस m इंटू S सब्सटेंस इंटू उसका भी टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया 20 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में हमने q हीट दी। ठीक है, तो q जूल पर मिनट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तब हमने इसको कितनी हीट दी, q + 2q/3, 2/3 मतलब 2q/3, तो 5q/3। तो हम लिख सकते हैं 5q/3। और सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब आइस को कोई हीट नहीं मिली, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो कोई हीट नहीं मिली, और इसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ पर इसकी स्टेट चेंज हुई। क्यों, क्योंकि हीट तो दी जा रही है, वो कुछ मेल्ट हो और कुछ टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा। तो हमारा जो सब्सटेंस था उसकी जो है लेटेंट हीट में वो सारी चले गई, छुपी हुई, इसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो वो जो है सारी की सारी एनर्जी जो है 5q/3 किस में चली गई, हमारे सब्सटेंस को जो है मेल्ट करने में चली गई। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल हमारे पास ढेर सारे हैं, q भी है, m भी है, l भी है। ठीक है, और बट अच्छी बात यह है कि हमें निकालना सिर्फ l ही है। हम दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा q और m चला जाता है। तो जैसे ही हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हमारे पास आता है इधर 3/5 = ऊपर 20 इंटू SI + SS, तो 2.1 2100 और 900 2100 और 900, राइट। कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, फिर बाद में मत कहना कि सर आप गलत कर दिए। ठीक है, तो 2100 और 900 होता है 3000/LS। सो आई थिंक आई एम डन हियर। LS हमारा हो गया 20 × 1000, है ना, ये 20 × 1000 × 5। ठीक है, तो 20 × 1000 20,000 और इंटू 5 1 लाख। ठीक है, तो LS = 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख को क्या लिख सकते हैं हम, 10⁵ हाँ, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 10⁵ 6। अरे लिख के देख लो ना, 1000 10⁵, 10,000 10⁴ और 1 लाख 10⁵, है ना, है ना। ठीक है, तो 1 लाख में 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। ठीक है, गलत नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लाख जूल पर kg। तो हमारी जो ये है ग्राफ पढ़ के हमने लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग निकाली। ठीक है, सो वी आर डन। तो पहले ग्राफ का यूज करके हमने एक इक्वेशन बनाई, दूसरे ग्राफ का इक्वेशन यूज करके एक इक्वेशन बनाई, और फाइनली हमें तीसरे ग्राफ का यूज करके एक इक्वेशन बनानी है, और हमें क्या निकालना, SL निकालना है। क्या निकालना, स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस, SSL निकालना है। ठीक है, तो करते हैं, तीसरी ग्राफ की इक्वेशन बनाते हैं। तो इसमें टाइम कितना लगा बच्चों, इसमें टाइम जो है मेरे हिसाब से लग रहा है 3 और 1 1/3, 1 और 1/3, है ना, 1 और 1/3, तो 4/3 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखने के लिए तैयार नौजवान, 4q/3
इक्वल टू टेम्परेचर में चेंज -20 से 0, 20 डिग्री हुआ तो m इंटू एस आई इंटू 20 प्लस m इंटू एस एल। सब्सटेंस की स्पेसिफिक लिक्विड फॉर्म में उसको एस एल ही लिख लेते हैं, हाँ ठीक है, एस एस एल के बजाय उसको एस एल ही लिख लेते हैं इंटू 20, ठीक है। अब इसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, इसमें हमें तो एल एस भी पता है और ये भी पता है, यही वाली यूज़ कर लेते हैं। तो Q इक्वल्स टू m इंटू एस आई इंटू 20, ठीक है। Q इक्वल्स टू m एस आई इंटू 20 प्लस m एस एस इंटू 20, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो 4/3 इक्वल्स टू m भी कॉमन ले लेते हैं, एस आई की वैल्यू 2100 है, ठीक है, 20 20 20 20 कट जाएगा, प्लस एस एल की वैल्यू जो है ऊपर वाली इक्वेशन में एस एल हमें नहीं पता है, 2100 प्लस एस एल डिवाइडेड बाय एस आई प्लस एस एस की वैल्यू हमें पता, अभी हमने यूज़ करी थी 3000, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एस एल निकालूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1000, तो इधर हो गया 4000, 4000 में से 2100 गए तो 1900 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, सही यूनिट लिखे, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो 1900 जो होगी उसकी लिक्विड स्टेट की जो है हमारी क्या है, तो आइस की 2100 और जो है वाटर की 4200 होती है, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी थी बच्चों, 900 थी सॉलिड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में कितनी हो गई, 1900 हो गई, ठीक। टाइम में हीट में सिर्फ 1/3 का फर्क पड़ा, और स्पेसिफिक हीट में इतना ज़्यादा फर्क पड़ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आइस की बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सो आई होप ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस सवाल में हमने क्या कांड किया ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं किया, ग्राफ को रीड किया, ग्राफ के हिसाब से इक्वेशन बनाइए, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री के ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड सवाल होते हैं जो आपको आने चाहिए, ये थोड़ा सा उसमें एडवांस था, ठीक है। क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट से हीट दे रहे हैं, उस रेट को हमने Q मान लिया, Q हीट पर यूनिट टाइम हम दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले ग्राफ के पार्ट में हमने टोटल Q हीट दी, एक मिनट में हमने Q पर मिनट दी, तो Q जूल पर मिनट दी, तो Q हीट में ये चेंज आया, इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। सेकंड में क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, किसका हुआ, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का हुआ, आइस का नहीं हुआ, उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, ये वाला, दोनों को डिवाइड किया तो हमें लेटेंट हीट आ गई, और तीसरे पार्ट को भी हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, और फर्स्ट पार्ट से उसको इंटरेक्ट करा के हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो भले ही हमें Q और M ना पता हो, बट फिर भी ये सवाल जो है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आपने खुद से कर लिया होगा, इसके ज़्यादा करने के तरीके हैं नहीं, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है। सो प्लीज़ सी दिस, ऐसे सवाल आते हैं, कई बार आए हैं IIT में, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा ये, सो प्लीज़ सॉल्व दिस। मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये सवाल जो है अटेम्प्ट किया होगा, ये बढ़िया सवाल है, करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले सवाल। तो द क्वेश्चन सेज कि हॉट वाटर, गरम पानी फ्रॉम ए रिजर्वायर मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक बहुत बड़ा पानी का जो है कुंड है, उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे गर्म पानी है, इज बीइंग एडेड एट ए वेरी स्लो एंड कांस्टेंट रेट टू ए कैलोरीमीटर इनिशियली कंटेनिंग 1 kg ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरीमीटर में हमारे पास ऑलरेडी 1 किलो पानी है 20 डिग्री का, उसमें हम गर्म पानी ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। द वाटर इन कैलोरीमीटर इज बीइंग कंटिन्यूअसली स्टिर्ड टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर यूनिफॉर्म, इसको हम लगातार हिला रहे हैं, इसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म रख रहे हैं। ग्राफ शोज हाउ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर चेंजेस विद टाइम। T = 0 पे 20 था, और 200 सेकंड पे ये जो है 30 डिग्री हो जाता है, और फिर 500 सेकंड पे ये 400 डिग्री
40 डिग्री इसका टेम्परेचर हो जाता है और उसके बाद भी इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अज्यूमिंग हीट लॉस टू द सराउंडिंग एंड वर्क डन इन द स्टीयरिंग इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो कहीं कोई हीट लॉस नहीं है, दोनों पानी की यूनिफॉर्म मिक्सिंग है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर रिजर्वायर। तो जहां से हम पानी ला के मिला रहे हैं उसका टेम्परेचर हमें बताना है। ठीक है, तो करते हैं बच्चों इस सवाल को। तो हमें कहा गया है कि शुरू में 20 था, थोड़ी देर बाद 30 हो गया, थोड़ी देर बाद 40 हो गया। तो हमें बताना है कि जहां से हम पानी मिला रहे हैं उसका कितना था, उसका टेम्परेचर कितना था। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड से मिला रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि हम हर 100 सेकंड में पानी जो मिला रहे हैं वो m kg मिला रहे हैं। ठीक है, तो वाटर इज बीइंग एडेड एट द रेट ऑफ m kg पर 100 सेकेंड। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने m माना है और 100 माना है क्योंकि 200 के मल्टीपल में सारे हमें टाइम दिया गया। तो वाटर इज बीइंग added at the rate of m kg पर 100 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम जो है तो 200 सेकेंड में कितना पानी ऐड हुआ, 2m kg है ना। तो उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं हम, जो हमें दिया है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन लिखेंगे हम कि हमारा जो कितना पानी आया है 2m kg आया। ठीक है, उसका इनिशियल टेम्परेचर जो था रिजर्वायर का टेम्परेचर वो था θs। ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का हो गया 30। तो इतनी हीट वो एक्स्ट्रा उसने पानी को दी, तो वो हो गया हमारा पानी कितना हो गया, पानी था 1 kg इंटू उसका इनिशियल टेम्परेचर था उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 20 और फाइनल हो गया 30 माइनस 20। ठीक है, इंटू एस होगा इधर ms डेल्टा थीटा इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, एस कट जाएगा। हाँ, दोनों तरफ पानी है, चिंता मत करो। ठीक है, तो एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन जो है कि क्या है, 500 सेकंड में इसका टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया। जय हनुमान ज्ञान सागर। तो 500 सेकंड में पानी कितना आया होगा, 5m आया होगा इंटू थीटा एस माइनस फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 40। ठीक है, इतनी हीट आई सिस्टम में जो पानी ऐड किया और इसका टेम्परेचर जो है 40 हो गया 20 से। ठीक है, तो सही किया है, कोई गलती तो नहीं की है, सही किए होंगे, गलत क्यों करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें, खोल देते हैं 2m थीटा एस माइनस 60 बराबर, नहीं कांड मत करो, माइनस 60m बराबर 10। ठीक है, और 5m थीटा एस माइनस 200m बराबर 20। ठीक है, हमें पूछा गया है, हमें थीटा एस पूछा गया है और थीटा एस के मल्टीप्लिकेशन में m है और m अलग से भी है। तो ये कैसे सॉल्व करें, तो हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए होती है। तो बच्चों जब भी इस तरह से दिया गया वे आपको इक्वेशन दिए 5ab प्लस 2a इक्वल्स टू 30 और 7ab माइनस 2a इक्वल्स टू 40, तो इस तरह की इक्वेशन होती है ना बच्चों, तो इसमें आपको b निकालना। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये नहीं होता हमेशा, मतलब यही होता है बट ये नहीं होता। समझाते हैं 5a प्लस 3b इक्वल्स टू 6 और 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 10, ये लीनियर इक्वेशन होती है। बट ये भी लीनियर इक्वेशन होती है। इसमें क्या करना होता है कि ये जो ए बी अलग से दिया है ना उसको x मान लो। ठीक है, इक्वेशन x के लिए सॉल्व कर दो, ए और बी को x से रिप्लेस कर दो, x के लिए सॉल्व कर दो। ठीक है, अगर आपको x आ गया और a आ गया तो आप x और a से
बी भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? बी इज नथिंग बट ए बी इक्वल्स टू एक्स, बी बराबर एक्स बाय ए। ठीक है, तो आई होप इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशंस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या यहाँ पे मानेंगे, m इंटू थीटा एस को मैं क्या कर लेता हूँ, m इंटू थीटा एस को x मान लेता हूँ। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एज्यूमिंग m इंटू थीटा एस इक्वल्स टू x। अभी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, x माइनस 30m इक्वल्स टू 5, और इसको भी 5 से डिवाइड हो जाएगी ना, हो जाएगी। हाँ, तो x माइनस 40m इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू 4, है ना? कहीं कोई गलती तो नहीं किया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है जिंदगी में। हाँ, ठीक है, तो ये मैं डबल चेक कर लेता हूँ कहीं, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आई होप गलती नहीं हुई, गलती हुई होगी तो पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम काम करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो इधर बचा मेरे पास 10m इक्वल्स टू 1, तो m इज इक्वल्स टू 1/10। तो m क्या था, हमने m क्या माना था, m इज वाटर बीइंग एडेड एट 100 सेकेंड, तो 1/10 kg पर 100 सेकेंड हम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब हम 100 ग्राम पानी 100 सेकंड में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम 1 ग्राम पर सेकंड पानी ऐड कर रहे हैं। तो वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हमने m निकाल लिया है, तो m से हम x निकाल लेंगे और x से हम थीटा s निकाल। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ऑर्डर ऑफ थिंग समझ रहे हो। m हमने निकाल लिया है, m से हम जो है m इंटू थीटा s निकालेंगे, और उससे हम जो है सीधा सीधा थीटा एस निकाल लेंगे। ओके, सो वी आर बीइंग, दिस इज गुड। तो एम हमें पता है, एम हम डाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, किसी में भी डालो, एक्स की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, तो एम इंटू थीटा एस इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से थीटा एस बराबर हमारे पास है, एम की वैल्यू 1/10 है बच्चों, थीटा एस इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रिजर्वॉयर का जो टेम्परेचर है बच्चों, रिजर्वॉयर का टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आपने इस सवाल में कुछ नया सीखा, कुछ समझा, किस तरह से हमने इस ग्राफ को रीड किया, कैसे वो 2 पॉइंट निकाले, उन दोनों पॉइंट की हमने कैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखी, और उन इक्वेशंस में किस तरह से उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमने जो है किस रेट से मास ऐड हो रहा है वो निकाला, और उसके अलावा हमने ये निकाला कि हमारा जो होगा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो कुछ सीखा आपने, आई होप आपके काम आए वो, और वो जो है आप उसको यूज़ करें और आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पे ये, तो प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। ठीक है, मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सवाल आपने अटेम्प्ट किया होगा। इसको करते हैं, लेट अस बिगिन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि वी हैव ए सेटअप। अच्छा, एक सेटअप सा है। ठीक है, लोड ए ऑफ मास 160 kg। तो ए का मास हमें 160 ग्राम दिया है, केजी नहीं दिया है। इज मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑफ डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी 2.7 होगी। एल्यूमिनियम ऑब्वियसली पानी से भारी होता है। ठीक है, एंड लोड बी ऑफ मास 100 ग्राम। बी का मास जो है हमें 400 ग्राम दिया गया है, जो कि आइस से बना है, और उसकी डेंसिटी जो है पानी से थोड़ी सी कम होती है, 0.9 दी है। ठीक है, 0 डिग्री पे है ऑब्वियसली, एंड सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग with the help of a light inextensible insulating thread and 2 ideal pulleys as shown in the figure। अच्छी बात है भाई। Specific latent heat of melting of ice is 335 जूल पर ग्राम। आइस को मेल्ट करने के लिए 335 जूल की जरूरत होती है हर ग्राम के लिए। ठीक है, सेटअप जो है इनिशियली इक्विलिब्रियम में, ए जो है वाटर को जस्ट टच कर रहा है। ठीक है, जस्ट टचिंग मतलब इंटरेक्ट नहीं कर रहा,
एंड द लोड बी इज पार्शियली सबमर्ज्ड, थोड़ा सा वो अंदर है। हाउ मच मिनिमम हीट मस्ट बी गिवन टू द लोड बी सो दैट द लोड ए सिंक्स टू द बॉटम। ए को हमें पानी में पूरी तरह से अंदर पहुंचाना है, तो अगर ए को पूरी तरह से अंदर पहुंचाना है तो बी को पानी से पूरी तरह बाहर निकालना होगा, ठीक है। तो जब ए पूरी तरह से पानी में होगा, मिनिमम हीट देनी है, मिनिमम हीट देनी है मतलब ए को पूरी तरह मेल्ट नहीं करना है भाई, हम ए को अगर पूरा ही मेल्ट कर देंगे तो ए तो पहुंच ही जाएगा, तो मिनिमम निकालनी है। तो बेसिकली मिनिमम क्या होगा कि ए अंदर चला जाए, पूरी तरह से सबमर्ज हो जाए, ठीक है, और बी बाहर आ जाए। तो करते हैं इस सवाल को। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे FBD, हम बनाएंगे ए का FBD। तो ये हमारा ए है, ये अब पानी में डूबा हुआ है, इसका ग्राम 160 ग्राम है, इसका वजन 160 ग्राम जी है। तो मैं इस पे लगने वाला फोर्स 160 इंटू जी ले लेता हूँ, ठीक है। तो 160 ग्राम जो है इंटू जी ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ऐसा ही नहीं लिया, चिंता मत करो, टेंशन वगैरह सब 160 इंटू जी इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और ऊपर इस पे रस्सी में टेंशन T है, और उसके अलावा कुछ पानी डिस्प्लेस कर रहा होगा, उसका बायंसी फोर्स लगेगा FB, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम है। अब क्या हो गया कि नीचे चला गया, पैंदे से टकराएगा तो पैंदे से नॉर्मल भी तो मिलेगा, ठीक है। तो हमें इसको पानी में डुबोना, इतना नहीं डुबोना है कि पैंदे से टकरा जाए, ठीक है, क्योंकि पैंदे से टकराने के लिए हमें आइस को और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमें मिनिमम हीट पूछा है, तो बस इसी तरह से डूब जाए उतना ही पूछना है, पैंदे से टकराए निकराए इट डजंट रियली मैटर। बी को बाहर निकलना होगा, ठीक है। तो बायंसी फोर्स कितना लगेगा बच्चों इसमें, बायंसी फोर्स जो लगता है वो लगता है रो वी इंटू जी, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका मास डिवाइड बाय रो ऑफ एल्यूमिनियम। तो बायंसी फोर्स लगेगा रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना, मास डिवाइड बाय रो ऑफ एल्यूमिनियम इंटू जी, ठीक है। तो मास तो 160 है ही, रो वाटर डिवाइड बाय रो एल्यूमिनियम कितना हो जाता है, 2.6 हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसको यही लिख देते हैं। तो बायंसी फोर्स इस पे लग गया 160 मास इंटू जी। यूनिट की अभी चिंता मत करो, हाँ सब कुछ मेल्ट ही तो करना है, ग्राम में ही काम चला लेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय इसकी 2.7, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हमारी टेंशन जो रस्सी में होनी चाहिए बच्चों, वो टेंशन होनी चाहिए 160 जी माइनस 160 जी बाई 2.7, तो 1 माइनस 1 बाय 2.7, इतनी टेंशन होनी चाहिए, ठीक है। वेयर 160 इज इन ग्राम, ठीक है। अब बी पूरी तरह बाहर आ गया है, बी का अगर मैं FBD बनाऊं तो बी पे ऊपर लग रहा है 2T, ठीक है, और बी का नीचे मास है mg, ठीक है। तो अगर हमें इसे मेल्ट करना है तो बी का फाइनल मास होना चाहिए 2T के बराबर, तो बी का mg इक्वल्स टू 360 जी इंटू 1 माइनस 1 बाय 2.7। 1 माइनस 1 बाय 2.7 क्यों कैरी कर रहा हूँ मैं, इसको मैं लिख लेता हूँ 1.7 बाय 2.7, ठीक है। तो मास ऑफ आइस जो बचेगा वो होगा 360 इंटू 1.7 बाय 2.7। तो आइस जो थी जिसका ओरिजिनल मास हमारे पास जो था 400 ग्राम था, अब 400 ग्राम के बजाय आइस जो बचेगी हमारे पास उतनी बचेगी। अगर आइस का मास इतना हो गया तो ऊपर जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी, और ए जो होगा वो पूरी तरह से पानी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ आइस जो होगा इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो इसको 2/3 12 24, ठीक है। तो 17 9 3 27 9 चौक 36, 4/3 इंटू 17, 4/3 इंटू 17, 17 चौक 64, 64/3 करेंगे मोटा मोटा, हाँ। तो ये मास ऑफ आइस हमें लगभग निकाल लेना, करीब 200 ग्राम आएगा, ठीक है। मैंने रफ कैलकुलेशन करी है, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मोटा मोटा 200 ग्राम आएगा। तो 200 ग्राम आइस का होना चाहिए। इनिशियली उसका मास था 400 ग्राम,
तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी डेल्टा एम इंटू एल, ठीक है। तो कितनी हीट हमने दी? 400 था, 200 हो गया, तो 200 ग्राम इंटू लेटेंट हीट पर ग्राम। सब जगह ग्राम से काम चलाया हमने अभी तक, ठीक है। चला सकते हो, हर चीज़ ऐसा में कन्वर्ट करना हमेशा जरूरी नहीं होता जब चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो इंटू 335, तो Q बराबर आ गया 5 दूनी 10 और 67 किलो जूल। तो इतनी हीट, सही किया ना, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 और 1 7, 3 दूनी 6। इतनी हीट अगर आप दोगे, इतनी हीट अगर आप सिस्टम को देते हो, तो क्या होता है कि आपको वो जो होगा आइस पूरी तरह बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ए जो होगा, ए का जो है टेंशन जो होगी ए पे, वो बायंसी फोर्स और ग्रेविटी और ये तीनों मिलके बैलेंस हो जाएंगे। तो ए जो है बच्चों पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, उससे हल्का सा भी अगर बी ऊपर आया, ठीक है। तो इतनी मिनिमम हीट हमें बी को देनी है, ठीक है। तो क्या किया क्या किया किया क्या हमने इस सवाल में, क्या किया क्या इस सवाल में, ठीक है। क्या किया क्या किया क्या किया, बेसिकली ए को सबमर्ज करना है। तो हमने सबसे पहले ए का एफबीडी बना के हमने देख लिया, अगर ए पूरी तरह सबमर्ज है और नीचे ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, टच कर रहा होगा तो और भी ज़्यादा बी मेल्ट हो गया, टच नहीं कर रहा है, उस केस में रस्सी में क्या टेंशन होनी चाहिए, ये हमने निकाल ली, ठीक है। जैसे हमने रस्सी में टेंशन निकाल ली तो हमें पता पड़ गया कि बी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। बी जो है बैलेंस्ड है पानी के बाहर, तो बी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर और नीचे की ओर बराबर लगेगा। तो ऊपर 2T लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, दोनों को बराबर करेगा तो हमने बी का मास निकाल लिया। वो रफली हमारा जो आया 200-201 के आसपास इतना कुछ आएगा। तो 200 ग्राम आया, तो इसका मतलब 400 से 200 हो गया, 200 ग्राम आइस मेल्ट हो गया। 1 ग्राम को मेल्ट होने में 335 जूल लगते हैं, तो 200 ग्राम को मेल्ट होने में इससे कहीं ज़्यादा लगेंगे, 335 इंटू 33.5 किलो जूल इंटू 2 विच इज 67 किलो जूल लगेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा समझा और इसी तरह के सवाल जो है आप आसानी से कर पाए, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो ये अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मैं हट जाता हूँ, पूरा सवाल आपको पढ़ने में आएगा नहीं। काफ़ी अच्छा सवाल है, आई होप आप इसको करें और सीखें और समझें एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन के बाहर जाता हूँ बच्चों, पॉज कर रही है इस वीडियो को और प्लीज़ ये सवाल सॉल्व कीजिए, बढ़िया सवाल है, ठीक है। ठीक है बच्चों, सवाल पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सवाल है, होपफुली आपको मजा आएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मेटल रॉड, एक मेटल रॉड है ऑफ लेंथ L, ओके, स्टेज अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑन ए रूफ इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है। थीटा एंगल की एक रूफ है, उस पर एक यूनिफॉर्म रॉड हमने रख रखी है, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शीट एंड द रूफ इज म्यू, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमें दिया गया है, म्यू इज ग्रेटर देन टेन थीटा, तभी तो रूफ पे हमारी वो जो है रॉड रखी हुई है। एंड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज अल्फा, एक्सपेंशन का कॉफिशिएंट अल्फा है, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक खास दिन, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट डेल्टा टी, डेल्टा टी अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ता है एंड देन डिक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट ड्यूरिंग ए स्पेन ऑफ 24 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो है तड़के से दिन तक डेल्टा टी बढ़ता है टेम्परेचर, और फिर दिन से मतलब शाम से देर रात तक डेल्टा टी कम हो जाता है, सेम चेंज आता है, टेम्परेचर जो है चेंज सेम मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन विल द अपर एज, द मास सेंटर एंड द लोअर एज ऑफ द रॉड विल शिफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द टेम्परेचर राइज, अच्छा, ठीक है। एंड हाउ मच इन विच डायरेक्शन अपर मास सेंटर लोअर एज शिफ्ट ड्यूरिंग द टेम्परेचर फॉल, ठीक है। What is the net shift in the location of the rod during the complete cycle of the temperature of rise and fall? Wow.
तो इसका मतलब ये हुआ, सी ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि सेम अमाउंट टेम्परेचर बढ़ाते घटाते जाए हम, तो रॉड एक्चुअली शिफ्ट होगी, या तो ऊपर चढ़ेगी छत पे या नीचे उतरेगी। बढ़िया बात है यार, ये तो अच्छी बात है। कौन वर्क कर रहा है? रॉड को कौन शिफ्ट कर रहा है? तो कहीं ना कहीं हम ये जो एनर्जी दे रहे हैं उसको बढ़ाने में घटाने में, उससे उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी चेंज हो रही है। बहुत बढ़िया। तो यार ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ लोग डिज़ाइन करते हैं कि कुछ किसी चीज़ को रखा है, टेम्परेचर शिफ्ट की वजह से वो खुद शिफ्ट हो जाए। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। सवाल दिखने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, होपफुली ये सॉल्व भी हो जाए हमसे। तो हनुमान जी को याद करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी वो बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों? हमारी जो है वो छत बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी छत है जिसका इंक्लाइन एंगल थीटा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम हमारी रॉड बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी छत पे रॉड रखी हुई है, ऐसी रखी है, ठीक है। अब टेम्परेचर चेंज की वजह से रॉड क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक। पहले एक्सपेंशन देख लेते हैं, डेल्टा थीटा में एक्सपेंड करेगी, ठीक है। ओवरऑल एक्सपेंशन हमें पता है, शिफ्टिंग का पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि भाई रॉड एक्सपेंड कर रही है तो कुछ ऊपर बढ़ेगी कुछ नीचे बढ़ेगी, ठीक है। तो एक पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट होगा। तो मान लेता हूं मैं ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट, ये पॉइंट नहीं हिलता। ऊपर की रोड ऊपर बढ़ती है, नीचे की रोड नीचे बढ़ती है। तो अब जब रोड एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, जब रॉड क्या कर रही है बच्चों, एक्सपेंड कर रही है, तो धीरे धीरे कर रही है, तो नेट फोर्स जीरो है। तो यही कंसेप्ट इसमें लगेगा कि नेट फोर्स इस पे जीरो रहेगा, और हमें इस रॉड के ऊपर नेट फोर्स जीरो रखते हुए कहीं ना कहीं इसको एक्सपेंड करना है और फोर्स बैलेंस करना है, ठीक है। तो करते हैं। तो मान लेता हूं मैं बच्चों ये लंबाई x है, ठीक है। अब इधर की रॉड इधर एक्सपेंड कर रही है, तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, उसको मैं F1 ले लेता हूँ। तो इधर जा रही है ना बाकी रॉड, इधर की रॉड इधर जा रही है, तो इस पे फ्रिक्शन 2 लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा इस पे नीचे लग रहा है mg sin थीटा। अब ये जो F1 और F2 है ये कांस्टेंट है। ये कितना होता है, म्यू mg cos थीटा होता है, क्योंकि रॉड स्लाइड कर रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, म्यू mg cos थीटा होगी। और म्यू m कौन सा लेंगे, x वाले पार्ट का m जो होगा वो mx होगा, m इंटू एक्स बाई एल होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो x बाई एल को मैं f ले लेता हूँ, x बाई एल को मैं f ले लेता हूँ। तो इसका मास होगा m इंटू एफ, और इसका मास होगा m इंटू 1 माइनस एफ। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इतना तो आपको आता है। तो फोर्स बैलेंस करते हैं। तो नीचे का फोर्स होगा mg साइन थीटा। अब कहोगे कर क्या रहे हो, करना क्या चाह रहे हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि पॉइंट निकल जाए जो फिक्स है। तो मुझे पता है ये वाला पॉइंट कितना इधर जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना इधर जाएगा, और सेंटर मास कितना इधर, ठीक है। कुछ अजीबोगरीब हरकत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे वाला फोर्स होगा mg साइन थीटा प्लस m इंटू 1 माइनस एफ म्यू m, इसको यहाँ लिख लेते हैं, mg साइन थीटा प्लस नीचे वाला एक और फोर्स होता है म्यू mg cos थीटा। तो m की वैल्यू 1 माइनस एफ इंटू एम जी cos थीटा। दिस इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स विच इज F2, विच इज म्यू mf इंटू जी इंटू cos थीटा, ठीक है। ये एंगल हमारा थीटा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एफ ही वेरिएबल है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया mg mg mg, और उधर cos थीटा इधर sin थीटा, तो बन जाएगा हमारा tan थीटा बराबर, सब उधर गए उधर गए उधर गए, तो म्यू
कॉस थीटा कॉमन ले लिया था, इंटू 2f माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई tan थीटा डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1 इंटू हाफ इक्वल्स टू f। तो कितना है f इज x बाय एल, तो x कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू x बाय एल। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है l बाय 2 इंटू 1 प्लस tan थीटा बाय म्यू। तो ये जो x है बच्चों, ये जो x है l बाय 2 से ज़्यादा है, तो चूँकि tan थीटा म्यू से छोटा है, नहीं तो रोड रहेगी नहीं, l से कम है। ठीक, तो इतनी रोड, इस पॉइंट जो होगा ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो किया क्या मैंने किया क्या यहाँ पे, मैंने वो पॉइंट निकाल लिया जो मूव नहीं करेगा। कैसे निकाल लिया, जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है तो उसके वाली आगे वाली रोड आगे एक्सपेंड करेगी, नीचे वाली रोड नीचे एक्सपेंड करेगी, तो फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा, और सारे जो फोर्सेज होंगे वो एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएंगे। तो उससे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो क्या फ़ायदा हुआ, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, मुझे इस रॉड की लेंथ पता है, तो मुझे पता है ये वाला पॉइंट कितना मूव करेगा, ये वाला पॉइंट कितना मूव करेगा, और सेंटर ऑफ मास कितना मूव करेगा। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो आगे निकाल लेते हैं। तो टॉप एज की अगर हम बात करें बच्चों, टॉप एज, ठीक है, तो डेल्टा एल बराबर होता है एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो कितनी लंबाई बची, एल बाई 2 गई और tan थीटा बाई म्यू भी गया, इंटू tan थीटा बाई म्यू। तो डेल्टा एल जो टॉप एज के लिए हम निकाल रहे हैं, टॉप एज से उसका डिस्टेंस है कितना बचा, एल बाई 2 माइनस 1 माइनस tan थीटा बाई म्यू। सो एल बाई 2 इंटू 1 माइनस tan थीटा बाई म्यू। टॉप एज से इतनी दूरी है। ठीक है, भरोसा रखो थोड़ा सा तो, ठीक है, बाय म्यू, ठीक है, इंटू अल्फा डेल्टा टी, इतना उसका शिफ्ट हुआ। अब सेंटर ऑफ मास का डेल्टा एल निकालें, तो सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है उससे उसकी दूरी है एल बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई म्यू, एल बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई म्यू इंटू अल्फा डेल्टा टी। ये होता है ना डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी एंड एल डैश इज इक्वल्स टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये चैप्टर मैं रोज रोज तो पढ़ाता नहीं हूँ, तो आई होप मैं कहीं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो और लोअर एज की बात कर लेते हैं। लोअर एज की बात करें तो हमारा जो डेल्टा एल होगा बच्चों वो होगा एल बाई 2 इंटू 1 प्लस टेन थीटा बाई म्यू, इतनी दूरी थी, इंटू एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। क्या करा हमने इस सवाल में, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है बट स्टिल क्या किया हमने, तो सबसे पहले हमारा काम होता है ऐसे सवालों में ये निकालना वो पॉइंट जो मूव नहीं करेगा। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं एफबीडी का, फोर्स की इक्वेशन का मूव करते हैं कि जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो जो पॉइंट मूव करेंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें पता होता है और नेट फोर्स हमें बैलेंस करना होता है। अगर फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर होता है तो क्या करना होता है, हमें ऑलरेडी पता है एक पॉइंट जो मूव नहीं करेगा, वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास, वो कभी मूव नहीं करेगा फ्रिक्शन लेस, क्योंकि हीट करने से हम सिस्टम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, सिर्फ हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम। कन्वेक्शन से हीट प्रोवाइड करेंगे तो हवा लगेगी, वो अलग बात है, हम नॉर्मल बिना फोर्स लगाए हीट प्रोवाइड कर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। ठंडा होगा तो कब कौन कितना मूव करेगा। ठीक है, तो फास्ट हो जाएगा होपफुली। अगेन इस पर काम करते हैं जल्दी जल्दी। पहले हमारी छत बना लेते हैं, ये हमारी छत है। ठीक है, ये जो है हम छत बना लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं, इस बार थोड़ा साइड में बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, छत के ऊपर रॉड रख देते हैं, छत के ऊपर इस बार हम क्या रख देते हैं, रॉड रख देते हैं। तो ये हमारी छत के ऊपर रॉड रखी गई है।
ठीक है, और हमें वो पॉइंट निकालना है जो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अब रोड सिकुड़ रही है। ठीक है, सिकुड़ रही है तो ऊपर वाले पार्ट पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, नीचे वाले पार्ट पे फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा। तो इसलिए इस बार एक्स जो होगा थोड़ा सा छोटा होगा। वो कितना छोटा होगा? एग्जैक्टली L/2 इंटू टेन थीटा बाई म्यू छोटा होगा, हमें ऑलरेडी पता है, पर फिर भी आप लोगों के लिए मैं इसको ध्यान से कर देता हूँ। ये पॉइंट मान लेते हैं जो है शिफ्ट नहीं कर रहा। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये शिफ्ट नहीं कर रहा। रॉड अब सिकुड़ रही है तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा, और पूरी रोड पे नीचे फोर्स लगेगा mg sin थीटा। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन। सो mg sin थीटा प्लस म्यू mgf cos थीटा, और f की वैल्यू वही है जो पहले थी x/l। तो फ्रिक्शन जो होगा वो रॉड की लेंथ के प्रोपोर्शनल लगेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रॉड की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और नॉर्मल जो होगा x पार्ट का नॉर्मल होगा mx/l g cos थीटा। ठीक है, so this all is downwards and this has to be equal to upwards mu mg 1 minus f cos थीटा। सबको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, कैंसिल कर दो, टेन थीटा इक्वल्स टू वही इक्वेशन बनेगी म्यू इंटू 1 माइनस 2f। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा L/2 इंटू 1 माइनस टेन थीटा बाय, सही करा, डन, वी आर ऑलरेडी डन। ठीक है, तो अब जो है टॉप एज की हम बात करें, टॉप एज की बात करें तो वो शिफ्ट होगा L/2 1 प्लस टेन थीटा बाई म्यू। ठीक है, यहाँ पे टॉप एज ऊपर शिफ्ट हो रहा था और हमारा लोअर एज नीचे शिफ्ट हो रहा था, और हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दिस। ठीक है, तो टॉप एज जो है इतना इतना दूरी है इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। टॉप एज इस बार नीचे शिफ्ट हो सिकुड़ रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की दूरी अभी भी जो है वो टेन थीटा बाई म्यू है, L/2 टेन थीटा बाई म्यू इंटू अल्फा डेल्टा टी। ऑब्वियसली सिकुड़ने वाली रोड है, ऊपर वाली सिकुड़ रही, नीचे आ रहा है। और बॉटम एज क्या है? बॉटम एज ना, लोअर एज। लोअर एज सवाल में क्या दिया था? सवाल में दिया गया था लोअर एज, है ना? हाँ, सही यूज़ किया, बॉटम एज भी यूज़ कर सकते थे। तो लोअर एज की अगर हम बात करें तो L/2 1 माइनस टेन थीटा बाई म्यू इंटू अल्फा डेल्टा टी ऊपर की ओर शिफ्ट हो। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमने कर दिया। अब बात आती है कि एक दिन में, थर्ड पार्ट की, एक दिन में हमारी जो रॉड है एक दिन में तो कितना शिफ्ट करी। ठीक है, सो वी आर इंटरेस्टेड इन कि रॉड कितना शिफ्ट हुई। तो बच्चों हमें रॉड का शिफ्ट अगर निकालना है तो रॉड जो है, देखो जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तब रॉड का जो सेंटर ऑफ मास था वो नीचे गया, जब टेम्परेचर घट रहा था तो रॉड का सेंटर ऑफ मास फिर नीचे गया। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है 24 घंटे में 2 बार नीचे गया, बढ़ने में घटने में। तो सीधी सी बात है, शिफ्टिंग ऑफ द रॉड, तो रॉड कितनी शिफ्ट हुई, सेंटर ऑफ मास को देखेंगे हम, वो हो जाएगी L टेन थीटा बाई म्यू टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है,
तो कई बार सामान जो है पड़े पड़े नीचे गिर जाता है ना, हवा से नहीं गिरे तो भी सामान नीचे इसलिए गिर सकता है क्योंकि वो बार बार फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, और वो अगर अनसिक्योर्ड है, हमने इसको किसी तरह से रोक नहीं रखा है, तो फैलना और सिकुड़ना, जब सामान फैलता है तो भी सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होता है, जब सिकुड़ता है तो भी सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट। तो दोनों केस में सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होगा और चीज़ जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, तो अगर बहुत सालों से कोई चीज़ टिकी हुई है बिना किसी सपोर्ट के, जैसे कि हम चेन्नई के पास एक जगह है, वहाँ पे हम बोलते हैं कि बटर बॉल, कान्हा की बटर बॉल है, वो एक ही जगह टिकी हुई है। पत्थर का शायद इतना ज़्यादा अल्फा नहीं होता है जो भी है, बट इट इज़ वेरी वेरी रेयर साइट, क्योंकि चीज़ पड़े पड़े आप देख सकते हो 24 घंटे में टेम्परेचर वहीं का वहीं है, बट नीचे सरक गए। ठीक है, सो आई होप ये जो सवाल है करके आपको मज़ा आया होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और आपने कुछ सीखा किस तरह से अगर चीज़ एक्सपेंड करती है रफ सरफेस पे कैसे फोर्सेस लगाते हैं और कैसे पॉइंट्स का शिफ्ट हम जो है वो निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो आई होप ये कुछ सवाल आपके समझ में आए होंगे और ये सवाल आपके काम आए, और इस तरह के सवाल करके आप एडवांस में बहुत अच्छे सवाल करके आए एंड यू डू वेरी वेरी वेल। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ें होती है इसमें, कुछ ही चीज़ें जो होती है आपको सीखने समझने की होती है, और वो आप अच्छे से सीखें समझें और आगे बढ़े। चलिए बच्चों, वापस मिलेंगे हम और करेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू।